नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीए प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है 15 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है। इसके अंदर हमारी 5 दिन की सीडीपी की क्लास हो चुकी है और 1 दिन की हिंदी पेडागोजी की, जिसके अंदर आपकी सारी हिंदी पेडागोजी और सीडीपी पूरी करवा चुके हैं। सीडीपी यानी कि बाल विकास। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के बारे में। इंग्लिश पेडागोजी के लिए हमें 2 दिन चाहिएंगे, तो 2 दिन के अंदर टोटल 6 क्लास होंगी। वही रहेगा हमारा 3 बजे, 5 बजे और 9 बजे वाली क्लासेस। ठीक है, चलिए। और भाई कुछ लोग कहते हैं उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो वो बेल आइकन को प्रेस कर ले तो नोटिफिकेशन उनके पास जाने लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। पहले फंक्शन क्या होते हैं लैंग्वेज के, किसी भी लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है। पहली बात तो ये होती है कि अपनी बात दूसरे बंदे तक पहुंचा पाना और दूसरे की बात अपने ध्यान से सुनना। ठीक है, उनकी बात समझ पाना। तो इन्हीं चीज़ों को लेके फंक्शंस बनाए हुए हैं। चलिए बात करते हैं। पहला होता है एक्सप्रेसिव फंक्शन। जब हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, अपने आइडियाज़ दूसरे तक पहुंचाएं, तो वो होंगे हमारा एक्सप्रेसिव फंक्शन होता है। ठीक है, ये हम कैसे भी कर सकते हैं। ये हम बोल के भी कर सकते हैं और लिख कर भी कर सकते हैं। अगर बोल कर करेंगे तो जो सामने वाला होगा वो लिसनर होगा। ठीक है, और अगर लिख कर करेंगे तो वो सामने वाला रीडर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारा ये इंफॉर्मेटिव प्रोसेस फंक्शन। इंफॉर्मेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, वो हम किसी नोटिस के थ्रू कर सकते हैं, या पुराने टाइम पे जो आपके भोपू लगे रहते थे गाँव के अंदर, कुछ भी अनाउंसमेंट होती थी या वो चीज़ होती थी, ये सारा इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है आपका। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन फंक्शन है लैंग्वेज का। लैंग्वेज होगी तभी तो हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। इसी तरह से आपका कम्युनिकेटिव फंक्शन है। अब देखिए, कम्युनिकेटिव और इंटरेक्शन फंक्शन के अंदर समझते हैं हम। इंटरेक्शन फंक्शन के अंदर भी यही है कि 2 बंदे आपस में बात करेंगे। कम्युनिकेटिंग फंक्शन के अंदर भी यही है कि 2 बंदे आपस में बात करेंगे। अब देखिए, कम्युनिकेटिव फंक्शन के अंदर क्या चीज़ होती है कि हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं सोसाइटी के थ्रू। और इंटरेक्टिव फंक्शन हमारा कैसा भी हो सकता है, मतलब कि देखिए, ये मेनली कम्युनिकेटिव फंक्शन हमारा फॉर्मल वे में रहता है और इंटरेक्टिव फंक्शन हमारा इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है। इस तरह से रहती हैं ये चीज़ें। ठीक है, इंटरेक्शन फंक्शन एक्चुअली कम्युनिकेटिव फंक्शन का ही एक पार्ट है। चलिए आगे आता है डायरेक्टिव फंक्शन। जब हम किसी बंदे को डायरेक्शन देते हैं कुछ, तो वो हमारा होता है डायरेक्टिव फंक्शन। जैसे कि हमें बताना है दूसरे बंदे को, जो बॉसेज होते हैं वो बताते हैं एक दूसरे को, तो हमारा डायरेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इवोल्यूशनरी फंक्शन। देखिए, इवोल्यूशनरी फंक्शन क्या होता है। हमारा जो सोसाइटी है वो इवोल्यूशन हो रहा है उसका, तो हमें ये चीज़ पता कैसे चलता है, लिटरेचर के थ्रू पता चल जाता है। जैसे जो 1800 में जो लिटरेचर लिखी थी, ब्रिटिश लिटरेचर है या जो अमेरिकन लिटरेचर है, वहाँ से आपको उनकी सोसाइटी का आइडिया पता चल जाता है। और आप अगर कंपेयर भी करते हैं ना अपनी सोसाइटी को, जैसे इंडिया की सोसाइटी को अगर कंपेयर करूं, तो जो 1900 के आसपास की जो लिटरेचर है, जो वहाँ पे ओपन माइंडेडनेस आ रही थी, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात नहीं कर रहा कि सर आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में की बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि हमारा और उनका जो प्रोसेस जो चेंज हो रहा था ना, हम कहीं ना कहीं प्रोसेस के अंदर जो चेंजेस वहाँ पे उस टाइम पे आ रहे थे, इस टाइम पे इंडिया के अंदर आ रहे हैं। लगभग हम उनसे 100 साल पीछे हैं अगर लिटरेचर के हिसाब से हम देखेंगे। कहीं ना कहीं आपको जो लिटरेचर वो उस टाइम की है, जो उनके बारे में, सोसाइटी के बारे में बात करी गई है, सोसाइटी का जो सेटअप है, वो आज के टाइम पे इंडिया का सेटअप है। बस इसको ये मत समझना कि सर उस टाइम पे इंटरनेट कहाँ होता था, उस टाइम पे जियो कहाँ होता था, उस बारे में बात नहीं कर रहा। ये तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ हो गई। लेकिन हमारी ओपन माइंडेडनेस कितना है, हम गर्ल्स को कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या गर्ल्स के लिए हमारे यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी है, तो वो हम उन लोगों से कहीं ना कहीं 100 साल पीछे हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ होती है कि जो सोसाइटी, जिस तरह का आपका सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, वो भी आप लैंग्वेज के थ्रू पता कर सकते हैं। इसी तरह से प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन। अब देखिए, पुराने टाइम पे ये कहते हैं कि भाई भारत सोने की चिड़िया था। ये हमें कैसे पता चला, तो कुछ लिटरेचर है जिसको हमने पढ़ा, हमें पता चला कि हाँ यहाँ ऐसा हुआ है, इन लोगों ने इतना। जो हमारी हिस्ट्री लिखी जाती है वो भी तो एक लैंग्वेज के अंदर ही लिखी जाती है, तो वो होता है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिजर्वेशन फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अब हमारा आता है लर्निंग एंड एक्विजिशन। देखिए, लर्निंग होता है
जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, और एक्विजिशन जब हम सीखते नहीं हैं, वो खुद आ जाती है हमें। तो ये लैंग्वेज में लैंग्वेज लर्निंग हो सकती है और लैंग्वेज एक्विजिशन हो सकती है। किसी भाषा को हम अधिग्रहण कर सकते हैं और किसी भाषा को हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो हमारी, अगर मैं बताऊं लर्निंग हमारी कहाँ होती है, लर्निंग होती है हमारी स्कूल के अंदर, और जो हमारा एक्विजिशन होता है वो हमारा मेनली सोसाइटी और होम में होता है, ठीक है। तो अब इस बात को ध्यान में रख के जो डिफरेंस मैं बताऊंगा वो समझना। देखिए, स्कूल के अंदर जो प्रोसेस रहती है वो एक आर्टिफिशियल रहती है, उसके अंदर एफर्ट लगाने पड़ते हैं हमें, ठीक है। स्कूल में आप हिंदी पढ़ रहे हो, एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन घर पे जो आपने मातृभाषा आपकी है, आपने सीखी, तो उसके लिए आपको एफर्ट थोड़ी लगाने पड़े, अपने आप आ गई वो चीज़ें, तो ठीक है, आसपास के सोसाइटी से, आसपास के एनवायरनमेंट से, तो वो नेचुरल प्रोसेस होता है और ये हमारा आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। इसी तरह से लर्निंग के अंदर हमें टेक्निकल चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जबकि कहीं ना कहीं एक्विजिशन होता है ये हमारे पर्सनल लेवल पे होता है, ये यहाँ पे हमें कुछ टेक्निकलिटी का ध्यान नहीं देना। इसी तरह से अगर देखा जाए तो लर्निंग के अंदर प्रायोरिटी दी जाती है रिटन लैंग्वेज को, पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, लेकिन जब एक्विजिशन की बात करते हैं तो एक्विजिशन के अंदर प्रायोरिटी इसको नहीं दी जाती, हमारे रिटन लैंग्वेज को नहीं दी जाती, वहाँ ओरल को दी जाती है। वहाँ छोटे बच्चों को ये कहते हैं बेटा बोल के दिखा, मम्मी बोल के दिखा, माँ बोल के दिखा, पापा बोल के दिखा। ये थोड़ी कहते हैं पापा लिख के दिखा, मम्मी लिख के दिखा, ये नहीं होता ना। तो वो हमारा है एक्विजिशन, जब बच्चा अपने आप सीखता है चीज़ें। ये हमारा है, देखिए थ्योरी, इसके अंदर हमें लैंग्वेज एनालिसिस करना पड़ता है और ये हमारे आते हैं लैंग्वेज यूज़ से। जितना ज़्यादा हम लैंग्वेज को यूज़ करेंगे हमारा एक्विजिशन हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसका, मतलब खुद की खुद प्रैक्टिस हो जाती है। और इसके अंदर हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रामर का ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है। तो ये हमारे लर्निंग के अंदर है, जो स्कूल में करते हैं एक्चुअली। इसके अंदर हमारे फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फॉर्मली होती है ये सारी चीज़ें, और ये हमारे मीनिंगफुल इंटरेक्शन होते हैं। इसके अंदर हम मीनिंगफुल जो भी होगा मीनिंग से रिलेटेड होता है, हमें बच्चों को अर्थ समझ में आना चाहिए, एक दूसरे से बात कर लेंगे और हो जाएगा उनका। इसी तरह से भैया ये होता है डिडक्टिव टीचिंग, रूल ड्राइवन होती है, और ये टॉप टू बॉटम होते हैं, और ये रूल डिस्कवरी होती है। इसके अंदर रूल की डिस्कवरी करते हैं। इसके अंदर पहले आपको रूल बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ आपको पहले एग्जाम्पल्स देंगे, उसके बाद आपको रूल्स की डिस्कवरी करवाएंगे। जैसे मैंने आपको संज्ञा का एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। और ये बॉटम टू अप होती है। एक्विजिशन कैसे होती है? बॉटम टू अप होती है। लर्निंग हमारी टॉप टू डाउन होती है, ठीक है। चलिए, कॉन्शियस प्रोसेस होती है। एफर्ट लगाएंगे तो हम कॉन्शियस तो होंगे, हमें पता चलेगा हमारी लर्निंग हो रही है। ये सब कॉन्शियस होती है, हमें पता भी नहीं चलता हम लैंग्वेज कब सीख गए, ठीक है। इसके अंदर एक सेट सिलेबस होता है, हमारा सिलेबस सेट होगा, और इसके अंदर कोई सिलेबस वगैरह की कुछ चीज़ नहीं होती। ये हमारा एक्विजिशन होता है। ये थोड़ी बताया था कि अच्छा इसको 2 साल तक तो पापा भी बोलना आना चाहिए, मम्मी भी बोलना आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। घर में हमने ये थोड़ी सेट किया था, लेकिन यहाँ है इतने चैप्टर पढ़ाएंगे बच्चे को, ये आना चाहिए। ये हमारा लैंग्वेज लर्निंग होता है। अब देखिए, इसके अंदर लैंग्वेज 1 की इंक्लूड होती है हमारी लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 कौन सी होती है भाई? लैंग्वेज 1 होती है हमारी मातृभाषा, और एक होती है लैंग्वेज 2। इंग्लिश को हम लैंग्वेज 2 माना गया है हमारे यहाँ, और लैंग्वेज 1 हमारी मातृभाषा को माना गया है। वो हिंदी भी हो सकती है, वो कोई सी और लैंग्वेज भी हो सकती है। और जो एक्विजिशन है इसके अंदर किसी ट्रांसलेशन की, देखिए इसके अंदर लर्निंग के अंदर तो ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। हम बताते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, लेकिन यहाँ नहीं होती, एक्विजिशन में नहीं होती। अब समझना, एक चीज़ और बताता हूँ मैं। अब जो आप हिंदी स्कूल में सीखते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपकी घर वाली हिंदी से भी अलग होती है। तो घर वाली हिंदी आपकी लैंग्वेज 1 है, ठीक है। जो आप स्कूल में हिंदी सीख रहे हो वो थोड़ी सी अलग है। कोई मुश्किल वर्ड आया, आपको उसका आसान भाषा में आपको उसको समझाएंगे। तो जो आसान भाषा आपके लिए है ना, वो आपकी लैंग्वेज 1 होती है, ठीक है। ये सेम चीज़ नहीं होती। देखिए, हिंदी के भी कई प्रकार हैं। आप एक तो घर में बोली जाने वाली होती है, और एक आपका जो स्कूल में आप सीखते हैं, तो दोनों में इनके अंदर भी डिफरेंस हो जाता है। ये बस ये नहीं है कि कोई बंदा तमिल से है तब उसको हिंदी अलग लगेगी ना, उसको हिंदी उस बच्चे को भी अलग लगेगी जो घर में उसकी भाषा अलग है। और कहीं ना कहीं ये जो पार्ट है ना, हमारे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी इंग्लिश कमज़ोर है। मैं ये कहता हूँ तुम्हारी इंग्लिश से ज़्यादा तुम्हारी हिंदी कमज़ोर है,
क्योंकि इंग्लिश के ऊपर तो हम फिर भी ध्यान दे लेते हैं कि ये इसके ऊपर हम वो भी ध्यान नहीं देते हिंदी के ऊपर। और हिंदी में बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, उनको लगता है ये तो आसान है, ये तो घर में बोली जाती है, लेकिन ये घर वाली भाषा से अलग होती है। इस वजह से आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, इस वजह से आपसे मात्रा नहीं लगेंगी, और ये आपसे नहीं, ये मेरे साथ भी यही चीज़ है, ठीक है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें रहती हैं। आपको बड़े बड़े वर्ड इंग्लिश में तो आपको शायद याद होंगे, हिंदी में आपको पता नहीं होंगे, है ना, क्योंकि हिंदी के अंदर क्या है, हिंदी के अंदर जो आम बोलचाल की भाषा है उसी के अंदर आप काम करेंगे। आगे आपका आता है एक्टिविटीज़ अबाउट द लैंग्वेज। यहाँ लैंग्वेज के बारे में एक्टिविटीज़ करवाई जाती है बच्चे को, और यहाँ लैंग्वेज के अंदर ही एक्टिविटीज़ होती है, वहीं से बच्चा सीख लेता है। यहाँ पे फॉर्म्स के ऊपर फोकस किया जाता है, यहाँ बोलने के ऊपर और मीनिंग के ऊपर किया जाता है, बंदे को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। यहाँ नॉलेज को प्रोड्यूस करता है और यहाँ एबिलिटी बनती है। हमारे एक्विजिशन के अंदर एबिलिटी होती है और लर्निंग के अंदर नॉलेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट, आगे चलते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई, ये आपको समझ आना चाहिए था। चलिए अब देखिए स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग के अंदर होता है, देखिए आपने एक्वायर करी कोई लैंग्वेज, उसके बाद में आप फ्लुएंट हो रहे हैं, टीचर आपकी फ्लुएंसी चेक कर रहा है, ठीक है। एक्वायर आपने कर लिया है, उसके बाद में टीचर आपकी फ्लुएंसी चेक कर रहा है, ये फ्लुएंट हो गए आप। द पर्सन लर्न टू परफॉर्म द न्यू टास्क टू अ हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब अभी तक यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं थी आपकी, लेकिन यहाँ एक्यूरेसी आ गई है टीचर के सामने। अब क्या है, मेंटेनेंस। अब उसको आप मेंटेन कर पा रहे हैं क्या जब टीचर गया, है ना। टीचर अभी तक आपको गाइड कर रहा था, अब वो भी नहीं है, तो आपको मेंटेन करना आना चाहिए। तो यही है कि जब टीचिंग हो भी गई है, ख़त्म भी हो गई है, तब भी आप उस चीज़ को इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, तो आप उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। फिर आपका आता है जर्नलाइजेशन। अब मान लीजिए टीचर ने होमवर्क दिया कि अच्छा इसको यूज़ करना, आप अलग अलग जगह यूज़ करके देख रहे हैं उसको, तो वो जर्नलाइजेशन है अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। अभी तक आप ये लैंग्वेज लर्निंग की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसको समझ लेना, इस चीज़ को लैंग्वेज लर्निंग की तरह यूज़ कर रहे हैं। अभी तक एक तरह से थोपी ही हुई है ये चीज़ आप पे कि अच्छा तुम यूज़ करो, तुम ये करो। अब फिफ्थ जो स्टेज होती है, हाईएस्ट स्टेज होती है, जिसके अंदर आपने अडेप्ट कर ली होती है। आपको कोई कहे या ना कहे, आप अपनी तरफ से आप प्रीवियसली लर्न स्किल को एक नई चीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं और वहाँ से आप सीखते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका होता है एडेप्टेशन, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लर्निंग स्टाइल। अब देखो भाई लर्निंग स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 3 तरह के लर्निंग स्टाइल होते हैं। अब देखिए कई तो जो राइटर होते हैं वो 4 तरह के लर्निंग स्टाइल बोलते हैं, कई 3 तरह के बोलते हैं। जो 4 तरह के बोलते हैं वो काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल लर्नर को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझना। अब इनके बीच में भी डिफरेंस बताऊंगा ये क्या होते हैं। देखिए ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल होता है जो सुन के सीखते हैं बच्चे। विजुअल लर्निंग स्टाइल होता है जो देख के सीखते हैं बच्चे। अब काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल होते हैं जो बॉडी मूवमेंट के थ्रू, टच के थ्रू, इन सारी चीज़ों से सीखते हैं बच्चे। काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल लर्नर बॉडी मूवमेंट के थ्रू सीखेंगे, लेकिन इसके अंदर फ़र्क है एक। काइनेस्थेटिक लर्नर के अंदर भैया आप पूरी की पूरी बॉडी को हिलाएंगे, और जो टेक्टाइल लर्निंग होगी कहीं ना कहीं आपको बस उतनी ही हिलानी है जिसकी ज़रूरत हो, ठीक है। जो मैंने आपको बात की थी फाइन मोटर स्किल्स के अंदर, तो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आप बस हाथ की मूवमेंट दे रहे हैं, है ना, या किसी एक बॉडी पार्ट को हिला रहे हैं, बॉडी पार्ट एक बॉडी पार्ट के थ्रू सीख रहे हैं। यहाँ पे काइनेस्थेटिक के अंदर पूरे बॉडी पार्ट को हिलाना पड़ता है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लैंग्वेज स्किल्स। अब देखिए लैंग्वेज स्किल्स को हमने 2 आधार पे बांटा हुआ है। 2 आधार पे, एक तो उसका फॉर्म क्या है, वो लिखित फॉर्म में है या वो आवाज़ की फॉर्म में है, इस तरह से बांटा हुआ है। दूसरा वो रिसेप्टिव है या प्रोडक्टिव है, दोनों के ऊपर बात करेंगे। देखिए अगर ओरल फॉर्म में है, अगर मैं बात करता हूँ आवाज़ से, तो या तो हम बोलेंगे चीज़ों को या सुनेंगे लिसनिंग या स्पीकिंग। लिसनिंग को हमारी बेसिक स्किल कहा गया है और स्पीकिंग है, ठीक है। बोलने वाली है जो आवाज़ से रिलेटेड है, तो ये हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग होता है। ये अनएजुकेटेड बंदा भी कर लेगा, जो लिटरेट नहीं है ये वो बंदा भी कर लेगा, ठीक है। एक होता है ग्राफिक मोटर स्किल, यहाँ पे हमें लिटरेसी की ज़रूरत पड़ती है बंदे को, उसको कुछ आना चाहिए, है ना, एक एक्स्ट्रा स्किल और जुड़ जाती है उसके अंदर। वो वही बंदा पढ़ पाएगा जिसने सीखी होगी, इसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कहीं ना कहीं आपकी आ जाती है। जैसा कि बताया था ना, ये एक्विजिशन से आ जाती है आपकी, लेकिन इसके लिए लर्निंग ज़रूरी है। ये आपको वैसे देख देख के नहीं आएगी, आपको पता होना चाहिए, कोई सिखाएगा जब भी आपको ये चीज़ आएगी,
ठीक है, तो ये रीडिंग और राइटिंग स्किल है, हो गया। चलिए आपका एक आता है, अब आता है दूसरे पार्ट पे आता है प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव। देखिए प्रोडक्टिव होता है जब हम अपनी विचार कुछ रखें, कुछ अपने विचार बनाएं, और रिसेप्टिव जब हम दूसरे के विचारों को पढ़ें या सुने, मतलब कि उनको ग्रहण करें। रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। प्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रोडक्शन करना, अभिव्यक्ति करना, ठीक है। और ये हमारा होता है जब हम ग्रहण करते हैं। अब देखिए स्पीकिंग और राइटिंग, अगर मैं बात करता हूँ स्पीकिंग और राइटिंग, आप अपने विचार कैसे बता सकते हैं? या तो आप बोल के बता सकते हैं या लिख कर बता सकते हैं। और दूसरे के विचार कैसे समझ सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं, वो होता है या तो आप सुन के समझेंगे उनको या आप पढ़ के समझेंगे, ठीक है। अब इसी वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे दूसरे के विचार समझ रहे हैं, इसी वजह से इसको स्किल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन भी कहा गया है, रिसेप्टिव को। और यहाँ पे हम अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसी वजह से इसको स्किल ऑफ एक्सप्रेशन भी कहा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए टीचिंग लिसनिंग, अब हमें बच्चे को सुनना सिखाना है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे हम सुनना सिखा सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास मटेरियल होते हैं इन सारी चीज़ों से। तो पहली बात तो ये है कि देखिए बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल मैंने सुनना बताया है। किसी बच्चे का अगर कान खराब है, उसको सुन नहीं सकता, तो उसके जो बाकी 4 स्किल है ना, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे। 4 स्किल क्या है हमारी? LSRW, L लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग, W राइटिंग, ठीक है। तो ये क्या है कि इनका ऑर्डर रेंडमली फिक्स्ड नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये वैज्ञानिक रूप से प्रूव हो चुका है इनका ऑर्डर, ठीक है। अब बात करते हैं हम 3 मेन काइंड के हमारे मटेरियल होते हैं। एक होता है ऑथेंटिक लिसनिंग मटेरियल। ऑथेंटिक लिसनिंग मटेरियल एक्चुअली बच्चे को भाषा सिखाने के लिए नहीं बनाए होते, भाषा सिखाने के लिए बनाए होते हैं रिकॉर्डिंग लिसनिंग मटेरियल, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ऑथेंटिक लिसनिंग मटेरियल है, क्रिकेट की कमेंट्रेटरी है, तो क्रिकेट की कमेंट्रेटरी हमारी बता रहे हैं, वो कमेंट्री कर रहे हैं, किस लिए कमेंट्री कर रहे हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से आपका रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट है, वो भी किस लिए कर रहा है? आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो ये आपके ऑथेंटिक मटेरियल होता है, जो ऑथेंटिक है, उनके अंदर कोई रिहर्सल नहीं करी हुई किसी बंदे ने, उसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मतलब दिखावा नहीं है उसके अंदर, ठीक है। वो जैसे है वैसे ही है, तो ये चीज़ होती है। अब आता है रिकॉर्डिंग लिसनिंग मटेरियल। रिकॉर्डिंग लिसनिंग मटेरियल के अंदर हम किसी एक उद्देश्य के लिए बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छा इस चीज़ के अंदर हम सिखाएंगे। देखिए रुकिए दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर हमारा जो मेनली होता है, इसके अंदर हम किसी एक उद्देश्य के लिए सिखाते हैं बच्चों को। जैसे कि हमने कोई CBSE ने कोई इंटरेक्टिव लेसन दिया, जिसके बाद में मतलब उन्होंने ये फोकस कर रखा है कि उसके बेस पे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। या देखिए जैसे मैं अभी आपके लिए ये चीज़ लेके आ रहा हूँ, तो ये भी हमारा रिकॉर्डेड मटेरियल ही है। जो आप देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड मटेरियल है। तो इसका जो होता है ये आपको बाद में इसके मेनली वर्कशीट वगैरह मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्योरली हमारा लर्निंग से रिलेटेड होता है। देखिए जो हमारा ऑथेंटिक मटेरियल था ना, वो हमारा लर्निंग नहीं था, वो वहाँ से कहीं ना कहीं हम एक्वायर कर रहे थे, लैंग्वेज को एक्विजिशन था। लेकिन जो रिकॉर्डेड लिसनिंग मटेरियल होता है ये लर्निंग बेस्ड मटेरियल होता है, ठीक है। एक होती है लाइव लिसनिंग मटेरियल। लाइव लिसनिंग मटेरियल के अंदर टीचर खुद बोलता है, टीचर को खुद बोलना होता है और ध्यान रखना होता है। जैसे हिंदी में आपने सुना होगा स स्वर वाचन और ये सारी चीज़ें, तो टीचर अपना मॉडल प्रस्तुत करता है सामने, जिससे बच्चे उसकी सीखें चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा सेलेक्टिव लिसनिंग। अब हमारा आता है सेलेक्टिव लिसनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेलेक्टिव लिसनिंग के अंदर भाई आपका होता है कि हम जो चीज़ देखते हैं ना, उसको कानों तक ले जाने की कोशिश करते हैं, उनको सुनते हैं, लेकिन जो चीज़ हम देख रहे होते हैं ना, बस उसी चीज़ को, उसी चीज़ पे हमारा ध्यान होता है। ये पूरा का पूरा हमारा कंसंट्रेशन से रिलेटेड चीज़ है ये। देखिए मैं समझाता हूँ इसको, इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। देखिए पहला तो प्रिंसिपल यही है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, जब स्टार्टिंग वो सुनना स्टार्ट करता है, तो वो वहीं से सेलेक्टिव लिसनर हो जाता है। उसको क्या सुनना है क्या नहीं सुनना वो वहीं से पता कर लेता है। कुछ होता है ना अनसुना कर दिया किन्हीं चीज़ों को, तो ये वही चीज़ है कि हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन चीज़ों को सुने, किन चीज़ों को नहीं सुने। एक टाइम पे हम एक ही फीचर को सुनना पसंद करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम कई फीचर्स को एक साथ सुन सकते हैं।
लेकिन फिर उनके बीच में एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए कि अच्छा पहले इसने ये कहा, अब इसने ये बात बोली, अब इसने ये बात बोली, इनके पीछे कुछ लॉजिक है, तो हम उस लॉजिकल ऑर्डर में उनको ध्यान रख लेंगे, वरना ध्यान नहीं देंगे। और एक टाइम ऐसा आता है जब हम बस डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज है ना, उसी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान मतलब कंसंट्रेशन करते हैं अपना, लेकिन जो सिंपल चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं कि ये चीज़ें तो हमें पता है, इन चीज़ों को क्या करेंगे हम सीख के, ठीक है। फिर आता है हमारा लिसनिंग सिचुएशन। लिसनिंग सिचुएशन भैया दो तरह की हो सकती हैं, या तो आपका इंटरेक्टिव हो सकता है या नॉन इंटरेक्टिव हो सकता है। या तो आप सुन रहे हो, आपको बोलने का मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो ये होता है आपका नॉन इंटरेक्टिव, ठीक है। या तो आपको मौका होगा या नहीं होगा। एक होता है स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स के अंदर फिर वही वाली बात है, या तो इंटरेक्टिव होगी या पार्शनल इंटरेक्टिव होगी या नॉन इंटरेक्टिव होगी, जब आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, ठीक है। ये आपको जब बोला जा रहा है, जब आप बोलो, पार्शियली इंटरेक्टिव है। और जब आपका पूरी तरह से आप बोल रहे हो या दोनों तरफ से जो चीज़ें हो रही है वो इंटरेक्टिव है। हम क्लास ये मानते हैं कि वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। लिसनिंग सिचुएशन भी अच्छी है और ये स्पीकिंग स्किल्स के हिसाब से भी अच्छी है। अब बात करते हैं टीचिंग रीडिंग के बारे में। देखिए टीचिंग रीडिंग क्या है। देखिए ये कह रहे हैं कि जो हमारी रीडिंग है ये साइमल्टेनियसली जो हमारी स्किल्स है उनके साथ में ऑपरेशन होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का एक साथ ऑपरेशन होता है, वो हमारा होता है रीडिंग, ठीक है। इंडिया में रीडिंग को सेकंड लैंग्वेज करा गया है और इसको लाइब्रेरी लैंग्वेज भी कहा गया है। इसको लाइब्रेरी लैंग्वेज भी कहा गया है। क्यों लाइब्रेरी लैंग्वेज? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश का यूज़ हो रहा है, जिससे बच्चों को अगर इंग्लिश आएगी तो वो बाहर की नॉलेज से, मॉडर्न साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल वर्ड से वो जुड़ पाएंगे। इस वजह से इसको लाइब्रेरी लैंग्वेज भी कहा गया है इंग्लिश को, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रीडिंग। प्रोसेस ऑफ रीडिंग के अंदर हमारा क्या क्या है, कौन सी स्टेजेस होती है हमारी, समझिए। अब देखिए इसके जो 3 स्टेज होती है हमारी, रिकॉग्निशन स्टेज, स्ट्रक्चरिंग स्टेज और इंटरप्रिटेशन स्टेज। जो रिकॉग्निशन स्टेज होती है वो क्या होती है? देखिए जब हम वर्ड्स को पहचानना सीख जाएंगे, ठीक है, उनको बोलना सीख जाएंगे, तो ये हमारा होता है रिकॉग्निशन स्टेज होता है। उनका मतलब पता चल जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, स्पेलिंग वगैरह पता चल जाएंगी, ये हमारी रिकॉग्निशन स्टेज हो गई, ठीक है। जो हम स्टार्टिंग में बच्चे को कहते हैं एप्पल, उसकी ये स्पेलिंग, उसकी ये स्पेलिंग। उसके बाद होती है हमारी स्ट्रक्चरिंग स्टेज। स्ट्रक्चरिंग स्टेजेस के अंदर हमारा होता है ग्रामेटिकल, जब हम रिलेशनशिप करते हैं, ठीक है, जब हमारी ग्रामेटिकल रिलेशनशिप एक दूसरे से जुड़ जाती है ना, जो 2 वर्ड के अंदर कि अच्छा ही इज़ बॉय, ठीक है, ही इज़ बॉय, हमें पता चल जाता है अच्छा इज़ यहाँ आना है और बॉय यहाँ पे आएगा, जो मैंने आपको बताया भी था। आगे हम करेंगे सिमेंटिक वगैरह के बारे में, सिंटैक्स और सिमेंटिक के बारे में, तो वहाँ पे इस बारे में बात करेंगे। तो यही होता है कि जब ग्रामेटिकल रिलेशनशिप किसी से जुड़ जाता है तो हमारी स्ट्रक्चरिंग स्टेज होती है, जब बच्चे को पता ग्रामर के बारे में नॉलेज हो जाती है। फिर आपकी हो जाती है इंटरप्रिटेशन स्टेज। इंटरप्रिटेशन स्टेज में देखिए एक चीज़ तो कही जाती है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, और एक होती है स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। वो कहना क्या चाह रहा है, उसका ओपिनियन क्या है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कल की हिंदी वाली क्लास के अंदर, अगर आपने सुना हो ध्यान से, तो अगर नहीं सुना तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी सारी चीज़ें जिस बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंट होता है। ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द मूड करेक्टर एंड पर्पज ऑफ ऑथर, तो उसको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ रीडिंग। इंटेंसिव, ये हमारी 6 तरह की रीडिंग मेनली हैं, तो इनके बारे में हम भी बात करेंगे। देखिए जो इंटेंसिव रीडिंग होगी ना, उसके अंदर उसका फ़र्क ये नहीं पड़ेगा उसको चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वो बस एक स्पीड में पढ़ता जाएगा, वो होती है इंटेंसिव रीडिंग। यहाँ बस उसकी फ्लुएंसी चेक होती है, वो किस फ्लुएंटली पढ़ सकता है और कैसे पढ़ सकता है, तो वो होगा इंटेंसिव रीडिंग होती है वो। जब वो एक्सटेंसिव रीडिंग करेगा तो उसके अंदर वो दोनों चीज़ें कर पाएगा। उसको ये भी पता चलेगा कि मतलब कि वो अब 2 चीज़ों के लिए पढ़ता है, या तो वो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ता है या खुद के प्लेजर के लिए पढ़ता है। खुद के प्लेजर के लिए जो आपकी जैसे नॉवेल्स होती हैं, ये हम खुद के प्लेजर के लिए पढ़ते हैं,
और जो आपका न्यूज़ वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं वो हम इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव जो रीडर होते हैं उनकी पैसिव वोकैबुलरी हो जाती है, ठीक है। देखिए इनकी इनकी वोकैबुलरी बढ़ती तो है लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। पैसिवली उन्हें पता भी नहीं चलता जब वो इन चीज़ों के लिए पढ़ते हैं, जबकि इंटेंसिव रीडिंग के अंदर तो किसी चीज़ की बात ही नहीं थी। इंटेंसिव को तो एक सफिशिएंट स्पीड से आपको बोल के पढ़ना था, तो आपका इंटेंसिव रीडर था, ठीक है। चलिए, एक होता है भैया स्कैनिंग, एक होता है स्कीमिंग। इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, DSSB में भी आया हुआ है और भी अलग टेस्ट वगैरह में आया हुआ, तो ये समझ लेना बड़े ध्यान से। देखिए एक्सटेंसिव रीडर आपने पढ़ लिया, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या थी जिससे उसको सारी चीज़ें समझ आए, लेकिन स्कैनिंग और स्कीमिंग में हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं हैं। हम यहाँ तो किसी एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ेंगे कि कोई एक ऐसी स्पेशल इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिलनी चाहिए, हम उसको ढूंढ रहे हैं स्कैनिंग में। अच्छा ये वर्ड मिल जाए, स्कैनिंग वर्ड मिल जाए, स्कैनिंग वर्ड मिल जाए, ठीक है, या कंप्रीहेंशन वर्ड मिल जाए, ठीक है। मतलब इस तरह की कोई एक अच्छा CD वर्ड मिल जाए, CD मिल जाए, या मैथ पेडागोजी वर्ड मिल जाए, तो मैं वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये होता है हमारा स्कैनिंग, ठीक है। हम इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को करते जाते हैं, ठीक है। एक होता है स्कीमिंग। स्कीमिंग में हम फटाफट पढ़ते जाते हैं। फटाफट कैसे पढ़ेंगे, हमारी आंखें इस तरह से चलती है, ठीक है, फटाफट फटाफट फटाफट। ये देखा होगा ना आपने जिगजैग तरीके से, तो वो स्कीमिंग होता है हमारा, जिगजैग मैनर में होता है। यहाँ पे हम फटाफट पढ़ते हैं और जो सेंट्रल आइडिया होता है ना स्कीमिंग में, समरी जो जीस्ट होता है उसको ध्यान रखते हैं कि अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है, फटाफट एक बार एक नज़र मार ले। वो जो एक नज़र मारना है ना वो हमारा स्कीमिंग होता है, ठीक है, कि हमें पता चल जाए अच्छा इसने कहा क्या है, ठीक है। स्कीमिंग डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये स्कीमिंग है, इसके अंदर स्पीड भी होती है और कॉम्प्रीहेंशन भी होता है। एक होती है हमारी अब लाउड रीडिंग, एक होती है साइलेंट रीडिंग। जो लाउड रीडिंग रहती है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वगैरह पता चलता है इससे, ठीक है। टीचर का अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो इससे बच्चों के ऊपर गलत अफेक्ट जाता है, तो इस वजह से वो चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से टीचर को लाउड रीडिंग के अंदर करना चाहिए। जैसे कि हिंदी के अंदर टीचर करता है स स्वर पाठन, ठीक है, आदर्श वाचन को बोलते हैं स। टीचर जो करता है उसको आदर्श वाचन बोलते हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं उसको बोलते हैं स स्वर पाठन, ठीक है। चलिए आगे आता हमारा साइलेंट रीडिंग। मैंने आपको बताया, देखिए साइलेंट रीडिंग में हम चुपचाप पढ़ते रहते हैं। नो मूवमेंट ऑफ लिप्स और टंग, हमारे इसकी कोई मूवमेंट नहीं होती। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मुंह से आवाज़ ना आए वो साइलेंट रीडिंग है, नहीं, उसके अंदर हम मुंह से बोलते ही नहीं है, बोलते इन द सेंस लिपसिंग भी नहीं होती हमारी, और ना हमारी टंग का कोई होता ही नहीं है, हम चुपचाप पढ़ते रहते हैं, जो हम लाइब्रेरी वगैरह में और इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हमारी लाउड रीडिंग से ज़्यादा रहती है, हमारी जो स्पीड रहेगी ना वो लाउड रीडिंग से हमेशा ज़्यादा रहेगी साइलेंट रीडिंग में, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग है। अब सुनो, मेथड ऑफ इंग्लिश नहीं बता रहा मैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे 5 बजे वाली में। यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग बता रहा हूँ। इसके अंदर द अल्फ़ाबेट मेथड है। अल्फ़ाबेट हम पढ़ना सिखा रहे हैं, ABC, इसको इस तरह से बोलो, EIT, ईट, ठीक है, हम ऐसे बताते EIT, ईट, ये होता है। फिर आपका आता है द फोनिक एंड सिलेबिक मेथड। इसमें क्या होता है, देखो भाई, ये जो मेथड है ना भाई, ये वाला हिंदी के अंदर नहीं है, ये इंग्लिश के अंदर ही है। अब सुनो, इसका रीज़न बताता हूँ मैं। जैसे कि जो हमारा हिंदी के जो आपके रहते हैं, जो अल्फ़ाबेट में जो लेटर रहते हैं, उनको वैसे ही बोला जाता है जिस तरह से पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदी में अब देखो सुनो, CAT, मैं बच्चे को बता रहा हूँ, CAT, कैट, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, अगर मैं अब इसको इस तरह से बोलूँगा, फोनिक के हिसाब से, सी को सा नहीं पढ़ूंगा, इसको बोलूँगा कैट, कैट, समझ रहे हो, कैट। ये तो हमारा हो गया फोनिक और सिलेबिक मेथड। ये हमारा अल्फ़ाबेट मेथड कौन सा था, CAT, कैट, ठीक है। लेकिन हिंदी के अंदर अगर मैं बोलूँगा, मान लो ये बोल दिया अजगर, अजगर, वहाँ पे ये दोनों मेथड सेम ही है, वहाँ ये दोनों मेथड सेम ही है हिंदी के अंदर, क्योंकि हिंदी में जैसे बोला जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। फिर आपका होता है
होल वर्ड मेथड, द सेंटेंस मेथड, स्टोरी मेथड, एक्लेक्टिक मेथड, ये चार तरह के और हैं। इनको और देख लेते हैं। देखिए समझिए, होल वर्ड मेथड में क्या होता है। होल वर्ड मेथड में हम कोशिश ये करते हैं बच्चा एकदम से पूरा वर्ड बोले। इसके साइड में क्या लिखा होता है, मान लीजिए लिखा हुआ है एप्पल, ठीक है, तो उसको एप्पल की फ़ोटो दिखा देंगे तो वो बच्चा बता देगा अच्छा एप्पल लिखा हुआ है, फिश लिखा हुआ है और फिश की फ़ोटो बनाई हुई है, ठीक है, और कह दिया कि बताओ, तो बच्चा पढ़ देगा फिश, तो उसको पूरा का पूरा वो वर्ड पढ़ रहा है, ना कि वर्ड को तोड़ के पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भैया यहाँ आप वहाँ क्या कर रहे थे, वहाँ आप बस वर्ड सिखा रहे थे होल वर्ड मेथड में, लेकिन यहाँ आप सेंटेंस मेथड के अंदर पूरा पूरा सेंटेंस सिखाओगे। बॉय बनाया हुआ है, ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है आई एम बॉय, तो ये पूरा मीनिंगफुल बना है। उनका मानना ये होता है जब द सेंटेंस मेथड में कि पूरा मीनिंग जानने के लिए हमें पूरा का पूरा सेंटेंस जरूर सिखाना पड़ेगा, तो ये हमारा द सेंटेंस मेथड होता है, ठीक है। ये हमारे सिचुएशनल अप्रोच के ऊपर, सिचुएशनल टीचिंग के बारे में हम जब जानेंगे अगली क्लास में तो उसके अंदर पढ़ लेंगे ये वाली चीज़, ठीक है। चलिए अब आपका आता है द स्टोरी मेथड। जब बच्चा को स्टोरी वगैरह बताई जाएगी, उसके बाद में यूनिटी ऑफ थॉट्स के बारे में उसको पता चलेगा, तो ये आपका स्टोरी मेथड होता है। इसमें तो ये सिंपल था। इक्लेक्टिव मेथड क्या है, इक्लेक्टिव मेथड में जब सारी चीज़ों को यूज़ करें, इन पाँचों जो 5 मेथड बताए ना, इन पाँचों को या एक या दो मेथड को, कोई भी 2 मेथड को, ये मिक्स ऑफ मेथड होता है इक्लेक्टिव मेथड, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब भाई जो आपका आज का लेक्चर था वो हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर के अंदर। तो वो अगला लेक्चर जरूर ध्यान से देख लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँच नहीं रहा तो हमारी बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक और आप देख रहे थे टीसीएफ प्रतीक मलिक।